ओके, तो स्वागत है दोस्तों सभी का। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो 1857 का विद्रोह है वो फैलेगा, है ना। दिल्ली में बोलो, लखनऊ में बोलो, और किस तरह से लोग उसमें आएंगे, शामिल होंगे। और आप देखोगे कि किस तरह से जो विद्रोह है वो एक पूरा जन विद्रोह का अ, जो जो जन विद्रोह है उसकी जगह ले लेगा। तो ये सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि लगातार जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको तैयार कर रहे हो साथ ही साथ। क्योंकि देखो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ये तो एक बात हो गई, लेकिन आपकी एनसीईआरटी आपको कितना पता है, कितना उसकी जो कहानियाँ हैं, जो हम जिस कहानियों के जरिए उसको समझते हैं, वो कितनी अगर आपकी कंप्लीट है तो ही क्या होगा, आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो मेरठ से दिल्ली तक, मतलब जो पूरे सिपाही है वो एक गुट बना के जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने साथ लोगों को जोड़ते जाते हैं। बात हम आदिवासियों की भी हम लोगों ने की है कि किस तरह से उन लोगों ने सहयोग किए। तो ऐसे आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे सब एकजुट होते हैं और एक पूरा जन विद्रोह ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, 8 अप्रैल 1857 में जो युवा सिपाही है हमारे, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था, मंगल पांडे को क्या किया जाता है, बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उनको फांसी में लटका दिया जाता है। क्योंकि आप देखोगे कि लगातार उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स था इस विद्रोह के लिए, अब अंग्रेज़ों को समझ में आता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, उनको फांसी पर लटका देते हैं। अब फांसी पर क्यों लटकाते हैं, ये जो कारण है ये आपको समझना है। तो देखो, बैरकपुर में अपने अफसरों पे हमला करने के आरोप में, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं, वो फांसी दे देते हैं। उसके बाद चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने एक कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। अब आप देखोगे कि जो फौजी है वो किस तरह से यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ चीज़ों को धीरे धीरे कर रहे हैं। और आप देखोगे उसके बाद कि उन लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जो कारतूसों हैं उन पर गायों और जो सूअर की चर्बी है उसको चढ़ाया गया है, जो कि हम लोगों ने इसकी पिछली वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से जो अंग्रेज है वो भारत में हिंदू और मुसलमानों की जो नीति है वो खेलना शुरू कर दिए थे। और आप देखोगे कि किस तरह से जो आपसी संबंध है उसको बिगाड़ने की जो अंग्रेज है वो लगातार कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद आपको दिखेगा कि जो 85 सिपाही है उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, उन्हें अपने जो अफसर रहते हैं उनको हुक्म न मानने पर उनको क्या की जाती है, 10-10 साल की जो सज़ा है वो सुना दी जाती है। किसके द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा, या फिर आप बोल सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और ये सब जब घटता है तो इसको हम एक तिथि के रूप में अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें घट रही है 9 मई 1857 को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको घटित होती हुई दिखेंगी। कार्तिक, ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। हम देखेंगे कि किस तरह से जो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। आप देखोगे कि 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ पर बंद सिपाहियों को आज़ाद कर दिया। जो सिपाही अंदर बंद थे जेल में, वहाँ पर क्या किया, इन लोगों ने धावा बोला और उन सब सिपाहियों को जेल में जब धावा बोले तो क्या किए, सबको उन्होंने वहाँ से रिहा कर दिया बोल सकते हो, या फिर उनको आज़ाद कर दिया। अब आप देखोगे किस तरह से जो अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया और उनके बंदूक और हथियारों को कब्जे में ले लिया। आप देखोगे किस तरह से जो अंग्रेज़ों की इमारतें हैं, वो संपत्ति है, उसको क्या किया, आग लगा दिया पूरी। मतलब जिस तरह से आप देखोगे कि कोई भी एक विद्रोह है वो होता है तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। तो फिरंगी कौन होते हैं, ये विदेशी होते हैं। ठीक है, जो बाहर से आ रहे हैं। तो हमारे लिए तो अभी जो फिरंगी है वो कौन है, मुख्य तौर पर अंग्रेज है। ठीक है, उनके खिलाफ क्या किया, युद्ध करने का ऐलान कर दिया। और आप देखोगे कि सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों शासन को ख़त्म करने के आमादा थे। लेकिन ये सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश को संभालेगा कौन। क्योंकि आप देख रहे हो लगातार 100 साल से अंग्रेज पूरे देश को संभाल रहे हैं, बल्कि वो लोगों का शोषण कर रहे हैं, अपने मुनाफे के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से तो वो लोग क्या कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, देश रनिंग पे है, चीज़ें हो रही हैं। तो ये भी एक भय था कि अब ये लोग चले जाएंगे, इनको हम भगा देंगे, तो अब पूरे देश को चलाएगा कौन। तो इसका जो अल्टरनेट है वो भी इन लोगों ने ढूंढ लिए थे। उन लोगों को लगता था कि वे मुग़ल जो सम्राट है अब्दुल शाह जफ़र, वे
उनको देश को सौंप देंगे। और आप देखोगे कि मेरठ में कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। अब आप देखोगे किस तरह से जो मेरठ से दिल्ली पहुंच जाते हैं ये लोग विद्रोह के लिए। और आप देखोगे जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में जो तैनात टुकड़ियाँ थी, टुकड़ियाँ मतलब ऐसा जगह जगह पर टुकड़ियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। टुकड़ियों ने भी क्या किए, बगावत कर दिए और यहाँ भी अंग्रेज़ अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और आप देखोगे कि इमारतों पर आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए और वे बादशाह से मिलने चाहते थे। जो बादशाह थे अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो ऐसा भी चाहते थे कि जो सिपाही है वो अड़े रहे। आखिरकार जबरन महल में घुस गए और आप देखोगे कि उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता भी घोषित कर दिया। सभी अल्टरनेट चीज़ें थी इन लोगों के पास, बस आप देखोगे कि किस तरह से ये तो भी फेल्ड हो गए। मतलब इसका जो विनाश आप देखोगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी चीज़ें आपको एनसीईआरटी समझाना चाहती है, जितनी रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी की वो समझ जाए, क्योंकि आगे तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी से वो फुलफिल्ड होनी चाहिए। तो आप देखोगे उसके उस तरह से कि बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की और मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक जो संघ है उसको बनाने का क्या किया, आश्वासन किया। और आप देखोगे बहादुर शाह ने इस एकमात्र कदम पे गहरे परिणाम सामने आए। और आप देखोगे अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था, जिस शासन को बोलोगे आप तोड़ के मरोड़ के अंग्रेज आए थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी को लेकर। तो अब इन लोगों को लगता था कि जो पहले इस देश को संभाल रहे थे वो अब भी इस देश को संभाल सकते हैं। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाहों के नाम पर ही अपने इलाकों में शासन चलाते थे, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़े स्तर पर ये लोग राज कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे उसी समय कुछ छोटे छोटे जगहों पर भी क्या हो रहा था, जो छोटे छोटे सम्राट हैं, मुग़ल रजवाड़े हैं, वो अपना शासन चलाते। तो इनको लगता था कि अगर छोटे छोटे शासन ये चला सकते हैं तो ये बड़े बड़े जो शासन है अगर इनको दे दे तो ये भी उसमें चलाने के लिए सही तरह से साबित होंगे। और आप देखोगे कि ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगता था कि वह अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों को शासन बेफिक्र होकर चलाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो लोगों को लगती थी। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर फैली उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएंगी। तो आप देखोगे किस तरह से तो कारतूसों के ऊपर बोलो आप गायों का लेप या फिर सुअरों का लेप लगाए, तो इनको लगता था कि ये सब चीज़ें बहुत छोटी है, ये कुछ ही समय पे क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आप देखोगे ये धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। और आप देखोगे कि लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो किस तरह से जो रातों रात थी वो सरकारें बदल गई। और आप देखोगे जो उनका उत्साह था और जो साहस था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इससे उनको आगे बढ़ने की हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ता रहा। तो ये सब चीज़ें अब हमने कवर किए। अब हम देखते हैं कि जो बगावत है वो किस तरह से फैलने लगी। तो दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरह से जो बगावत है वो फैलती गई। आप देखोगे कि दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखाड़े गए और आप देखोगे कि लगभग एक हफ्ते तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। लोगों को लगा कि सब चीज़ें शांत हो जाएंगी, लेकिन आप देखोगे जो खबर है उस सब अभी तो इंटरनेट का ज़माना है ना, इंटरनेट पे एक चीज़ होती है आपको कुछ समय क्या कुछ सेकेंड्स में पता चल जाती है। लेकिन इस समय में तो ये सब दौर नहीं था, तो ये जो चीज़ें थी उसको फैलने में समय लगता था। और आप देखोगे कि ये जो विद्रोह कुछ समय के लिए रुका, ठीक है ना, जाहिर है खबर सब जो फैलने को जो समय है वो लगता है, लेकिन आप देखोगे कि जो विद्रोह है उसका जो सिलसिला है वो फिर शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा था कि जो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, क्यों ना हम इस विद्रोह को आगे बढ़ाएं और अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ दें। लेकिन आप देखोगे किस तरह से एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों के विद्रोह कर दिया। जितने भी रेजिमेंट थे वहाँ पर क्या होते गए, विद्रोह होते गए। और आप देखोगे वे दिल्ली, कानपुर, ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ, ठीक है, दिल्ली, उसके बाद आप देखोगे कानपुर, और कानपुर के बाद लखनऊ को भी गए हो आप लोग? अगर नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर जाना, ठीक है ना। जो यहाँ पर बड़ा इमाम वाला है, छोटा इमाम वाड़ा है, इनको ज़रूर देखो, भूल भलैया, है ना, इसका सच
फिर जब आप देख के आ जाओगे तो कमेंट में बताना कि जो भूल भुलैया है क्या वो सच में भूल भुलैया है कि जो चीज़ें हैं वो अलग है। ठीक है, उसके बाद जो जो मुख्य बिंदु थे जैसे कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पर क्या हुआ, दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े और आप देखोगे कि उनकी देखा देखी कस्बों और गाँव के लोग में भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। आपको पता है ना कि एक जगह कुछ चीज़ें हो रही है तो उसको देखकर लोग बदलने लगते हैं, उनको लगता है कि हमको भी हमारे ही लोगों के साथ साथ देना चाहिए। और आप देखोगे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए ये लोग अपने सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। ठीक है, उसके बाद स्वर्गीय पेशवा कौन, बाजीराव द्वितीय, ठीक है ना, मतलब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र कौन, नाना साहेब। नाना साहेब कौन, नाना साहेब जो थे उनके जो कानूर के पास वो रहते थे। अब वो जो कानपुर के पास रहते थे, अब आप देखोगे कि किस तरह से उन्होंने भी एक सेना इकट्ठी की, क्योंकि कानपुर में भी बोलो, दिल्ली में भी बोलो, लखनऊ में भी बोलो, हर जगह विद्रोह अपना रूप ले रहा था। तो ऐसे में क्या होता है, जो पेशवा बाजीराव थे उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, वो क्या करते हैं, उनको भी लगता है कि हमको अपनी एक सेना जमानी चाहिए और सेना जमाने के बाद वो क्या करते हैं, उनके सैनिकों को वहाँ से क्या करते हैं, शहर से वे खदेड़ देते हैं। और आप उसके बाद देखोगे उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्हें खुद को पेशवा घोषित करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो बहादुर शाह जफ़र के तहत गवर्नर है। ठीक है, उसके बाद लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिटिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। आप देखोगे किस तरह से जो चीज़ें हैं एक जगह पर हो रही है और लगातार उन सब चीज़ों को जगह जगह पर बहुत स्पीड से किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे जो बिरकिस कद्र ने भी बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया। लेकिन उससे पहले हम ये कुछ समझ लेते हैं, ये नाना साहेब है। उसके बाद जो बहादुर शाह जफ़र है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। और इसके बाद आप देखोगे कि किस तरह से जो विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज़ों के अफसरों को मारा जाने लगा। तो ये सब चीज़ें लगातार घटती गई। अब हम देखेंगे कि किस तरह से उनकी जो माँ बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में जमकर और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। और आप देखोगे जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली, क्योंकि आपको पता है कि जब जो लक्ष्मी रानी बाई है उनके वो चाहती थी जो उनका बेटा है उनको राजा मान लिया जाए, लेकिन इस जो इनका जो चीज़ थी उसको क्या करते हैं अंग्रेज नकार देते हैं। तो अब नकारी थी अंग्रेज ने तो ये भी उनका साथ देती है। ठीक है, उसके बाद नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी, क्योंकि मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फ़ौज तैयार की। देखो 4000 सैनिकों को जोड़ना उस समय बहुत बड़ा टास्क था। ठीक है, उसके बाद आज भी बहुत बड़ा टास्क है, आप 10 लोग नहीं जोड़ सकते हो। और क्या किए, अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनकी राज्य प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। हर जगह ब्रिटिश शासन अलग अलग तरह से जो चीज़ें हैं वो कर रही थी, और ऐसे में किसी को भी मौका मिलता, आप भी उस समय होते तो आप भी लोगों के साथ जाते और विद्रोह में शामिल होते, क्योंकि आपको किसी भी तरह से अंग्रेज़ों के जो चंगुल में फंसे हैं लोग उनसे निकलना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखोगे कि समय समय पर जो अंग्रेज है वो शोषित कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों से। ठीक है, उसके बाद मुग़ल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार क्यों हुए यह आपको समझना है। उसके बाद सिपाहियों के प्रस्ताव को मानने से पहले उन्होंने हालात का जो हिसाब लगाया था उसके बारे में आपको एक अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद आप देखोगे कि किस तरह से विद्रोही की टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे जगहों से बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो ऐसे में जो अंग्रेज़ों की संख्या थी वो बहुत कम थी, और बहुत सारे मोर्चों पर ज़बरदस्त अंग्रेज़ों की आप हार भी होती है। देखोगे किस तरह से अंग्रेज अब हारने लगे हैं। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब आप समझोगे कि किस तरह से जो दिमाग है ना, जो माइंड गेम है वो अंग्रेज खेलेंगे। वो क्या करते हैं, इन लोगों की जो संख्या थी वो कम थी, क्योंकि इन लोग का जो मुख्य कार्य क्या था, यहाँ पर आना, यहाँ पर व्यापार करना, व्यापार करने के बाद मुनाफा कमाना और यूरोप में जाकर अच्छी सी साधारण ज़िंदगी जीना। ठीक है, लेकिन
अब ये थोड़े से थे, लेकिन इनको जब चीज़ें समझ में आई तो आप देखोगे कि लोगों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा। तो आप देखोगे कि खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति 16 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाई टेलर ने अपने कमांडर इन चीफ जस्टिस को क्या किया, टेलीग्राम भेजा कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है, जिससे जो अंग्रेज है उनको जो भय को व्यक्त किया। और आप देखोगे किस तरह से हमारे लोग क्या कहा उन्होंने उस टेलीग्राफ के जरिए कि हमारे जो लोग हैं वो विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो इस दौरान क्या होता है, बहुत सारे जो नेता है वो सामने आते हैं और आप देखोगे किस तरह से जो फैज़ाबाद है, ठीक है ना, जो फैज़ाबाद है वहाँ के मौलवी अब अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि जो अंग्रेजी शासन है वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और आप देखोगे कि वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों को एक विशाल संख्या जुटा ली थी। अपने समर्थकों के साथ भी वे अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। और आप देखोगे दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे यानी जो धर्म योद्धा थे वो इकट्ठे हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाइयों को एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। और आप देखोगे इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित भी हुए वो। उसके बाद बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह के सिपाहियों का साथ दिया। अलग अलग लोग आ रहे थे क्योंकि देश को बचाने वाली चीज़ थी, तो अलग अलग लोग आ रहे थे और देश को बचाने के हित में वो लगातार काम कर रहे थे। आप देखोगे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, कुंवर सिंह बोलो, रानी लक्ष्मीबाई बोलो, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि जो हाँ, जो तमाम लोग थे तो इन लोगों ने क्या किए, जैसे कि गाजी बहुत सारे जो योद्धा है वो विकसित हुए। आप देखोगे जो बख्त खान है उन्होंने भी क्या की, बहुत सारी टुकड़ियाँ की। और आप देखोगे किस तरह से ब्रिटिश टुकड़ियों विद्रोहियों पर हमला करती हुई, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दादा सलीमगढ़ किले बाय पर कब्जा किया हुआ था। तो किस तरह से देखोगे आप लोग इस इमेज को, यहाँ पर जो सेना है वो तैनात है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे कि जो कंपनी का पलटवार है। अब भाई कंपनी भी तो पलटवार करेंगी ना, तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी छोटा होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब तक तो आपको समझ में आ गया कि जो 1857 का विद्रोह है वो किस तरह से हो रहा था और किन किन लोगों ने यहाँ पर सामने आए और लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन आप देखोगे अब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी, है ना। चीज़ें जो समय समय पर चीज़ें वो बदलती है। अब आपको बताना है कमेंट में कि क्या होने वाला है आगे। वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं, तो आपको अब तक जितनी हमने चीज़ें देखी उसको एक बार जस्ट रीड कर लेना है, क्योंकि आप लोग जब तक पढ़ोगे नहीं तो आपको आदत नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, चीज़ों को तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कंपनी के पलटवार के साथ कि अब कंपनी क्या करती है इस विद्रोह को रोकने के लिए बोलो, या क्या कंपनी सीधा भारत छोड़ के चले जाती है। तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।